So hello and Jai Hind student, welcome once again to my channel सर तरुण पानी। तो आज जानते हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड हिस्ट्री का एक चैप्टर फॉरवर्ड ब्लॉक एंड दी INA। तो पहले ही जो वर्ड आता है वो आता है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या है ये फॉरवर्ड ब्लॉक? हाँ, कोई वस्तु का नाम है, कोई जगह का नाम है? जी नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसे सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था। और दूसरा टर्म ये INA क्या है? INA स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल आर्मी। सो आइए देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में और इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस करिए, ऑल पर प्रेस करिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको सोशल्स के किसी भी चैप्टर का कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज लेनी हो तो डोंट फॉरगेट टू टाइप द नेम ऑफ द चैप्टर अलोंग विथ बाय सर तरुण पानी इन द यूट्यूब सर्च। I promise you will get the entire concepts in very simple language and along with the notes। तो चलिए आज बिगिन करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो बड़े ही रेडिकल सोच वाले मैन ऑफ एक्शन हैं सुभाष चंद्र बोस जी। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। बोस वॉज बोर्न इन कटक इन उड़ीसा। कटक में पैदा हुए थे और ये ICS एग्जाम पास कर गए थे। ही पास्ड इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और उन्हें गवर्नमेंट की जॉब भी मिल गई थी, बट उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। मैंने बताया मैन ऑफ प्रिंसिपल्स भी हैं। अपने उसूलों के, अपने बातों के एक बहुत पक्के इंसान है सुभाष चंद्र बोस जी। ही डिड नॉट वांट टू वर्क अंडर द ब्रिटिश क्राउन। वो अंग्रेजों के गुलाम बनकर उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर मेरा काम भारत को आजादी दिलाना है तो मैं अंग्रेजों के अंडर में रह के ऐसा काम नहीं कर सकता हूं। ही बिकेम स्वराजिस्ट। क्या बन गए वो? स्वराजिस्ट। ये कौन होते हैं? दोज विद इन द कांग्रेस हु बिलीव्ड टू पार्टिसिपेट द काउंसिल इलेक्शंस। मतलब कांग्रेस के ही लोग कुछ अलग हो गए और उन्होंने बनाई स्वराज पार्टी, जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने ही फाउंड की थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का सोच था कि हम काउंसिल इलेक्शंस जरूर लड़ेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे उसमें और गवर्नमेंट को जाकर लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्टर्ब करेंगे। ऐसी सोच देखा ना। तो सुभाष चंद्र बोस भी स्वराजिस्ट बनना चाहते थे। और क्यों? बिकॉज ही डिड नॉट एग्री विद द गांधीयन थॉट्स। क्योंकि गांधी जी कहते थे कि हमको क्या करना है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, रिजाइन कर देना। देखा, तो इनकी सोच गांधी जी से मैच नहीं करती है। गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं, गांधी जी नॉन वायलेंस की बात करते हैं, ये एक्शन की बात करते हैं, रेडिकल चेंज की बात करते हैं। तो बड़ा अंतर है दोनों के बीच में। आगे देखेंगे दोनों के बीच में बड़ा अंतर आएगा आपको। तो बोस एंड दी कांग्रेस के क्या रिलेशंस रहे हैं, आइए देखिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्रिटिसाइज किया था गांधी जी को जब गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922। 1922 में आपको याद होगा, मैंने चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाया है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी नेहरू वाला चैप्टर है, मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज टाइप करिए इस चैप्टर का नाम और लिखिए आगे बाय सर तरुण पानी यूट्यूब पर। आई एम श्योर यू विल गेट द एंटायर चैप्टर। तो 1922 में ऐसा क्या हो गया कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि बहुत अच्छे से चल रहा था पूरे देश भर में, गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। वो था चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा एक छोटा सा शहर है गोरखपुर के पास, एक गांव का इलाका है एक्चुअली, जहां पर 22 पुलिसमैन को विलेजर्स ने बर्न कर दिया था, जला दिया था। तो गांधी जी इससे शॉक्ड हो गए थे कि हिंसा की बात हो रही थी, वायलेंस की बात हो रही थी। गांधी जी ने मूवमेंट सस्पेंड कर दिया था। इस बात का विरोध किया था। इस बात का विरोध करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना। उन्होंने इस गांधी जी को इस एक्शन को मना किया था, विरोध किया था इसका।
बाद में ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, कौन? सुभाष चंद्र बोस, एट हरिपुरा इन 1938। 1938 में हरिपुरा जो कि गुजरात में है, यस, वहां पर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट बन गए। आइए देखते हैं रिफ्ट विथ गांधी जी। गांधी जी और इनकी मैंने बताया सोच नहीं मिलती है। दोनों ही महान लीडर हैं, दोनों ही बड़े लीडर हैं, पर दोनों का काम करने का तरीका, आजादी पाने का सोच दोनों की अलग अलग है। आइए देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस फेवर करते थे लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन को। वो चाहते थे कि बड़े लेवल पर क्या हो, बड़ी इंडस्ट्रीज खोली जाए, है ना, बड़े बड़े प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट लगाए जाए, खूब लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्शन किया जाए। गांधी जी बोलते नो नो नो, गांधी जी फेवर्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और गांधी जी क्या चाहते थे? लघु उद्योग खुले, ग्रामीण उद्योग खुले, है ना, क्योंकि इंडिया गांव का शहर है। नेक्स्ट, द लेफ्ट विंग लेड बाय द बोस। ये लेफ्ट विंग कौन है? वो लोग, पॉलिटिकल पार्टी के वो लोग जो सोशल चेंज चाहते हैं, जो समाज में रेडिकल बदलाव चाहते हैं, ऐसे को कहा गया है लेफ्ट विंग। तो जो लेफ्ट विंग वाले थे कांग्रेस के, अर्थात वो लोग थे जो कांग्रेस में जो एक्शन चाहते थे, जो स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहते थे, वो लोग सुभाष चंद्र बोस जी के साथ थे। तो वो चाहते थे कि हम हेल्प करें किसको? पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को इन गेटिंग फ्रीडम। प्रिंसली स्टेट्स के लोग भी परेशान थे, यस, जहां पे मैंने बताया था राजा निजाम रूल्स करते थे, तो उनसे वो आजादी पाना चाहते थे, उनको ये मदद करने को तैयार थे, पर मना करने वाले थे गांधी जी। गांधी जी बोले ना 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 ना, हम उनके मैटर में इंटरफियर नहीं करेंगे। गांधी जी वॉज अगेंस्ट इट। ठीक है, तो यहां पे भी मैंने बताया सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में मैच नहीं कर रहा है सोच का। एक और एग्जांपल देखते हैं। ड्यूरिंग द वॉर, जब वॉर चल रहा था, है ना, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, गांधी जी वांटेड टू सपोर्ट ब्रिटिश। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में खत्म हुआ था वर्ल्ड वॉर 2। यस, वर्ल्ड वॉर 2, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज यस टाइप करिए वर्ल्ड वॉर 2 बाय सर तरुण पानी। आई एम श्योर यू विल गेट माय वीडियोस। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटिश को सपोर्ट करें, क्योंकि उस समय ब्रिटिश वॉर के एक्टिविटीज में परेशान है। बट बोस जी कहते थे नहीं, आओ इस मौके का फायदा उठाएं और अपनी आजादी की मांग कर लें। तो दोनों की मैंने पहले ही बताया सोच नहीं मिल रही है, न गांधी जी की न सुभाष चंद्र बोस की। अब आएगा फाइनल झगड़ा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में। रिफ्ट इन द कांग्रेस, विद इन द कांग्रेस ही क्या हो जाएगा, ये झगड़ा अब और आगे बढ़ जाएगा। क्या होगा देखिए, गांधी जी चाहते थे, यस, गांधी जी वांटेड पिताभी सीतारमैया, है ना, ये गांधी जी के कैंडिडेट थे कि ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाए। कब? 1939 में। बट कौन बन गया? बट बोस वन एट त्रिपुरी सेशन इन 1939। सेकेंड टाइम सुभाष चंद्र बोस, यस, दोबारा सुभाष चंद्र बोस फिर से प्रेसिडेंट बन गए कांग्रेस के। 1938 में भी बन गए थे, 1939 में भी बन गए, है ना। अब गांधी जी जो कि चाहते नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस जी दोबारा यस चुनाव लड़े कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप का, बट सुभाष चंद्र बोस लड़े भी, गांधी जी के ना करने पर भी लड़े और जीत भी गए। गांधी जी ने इसको अपनी हार मान लिया। गांधी जी ने कहा कि ये तो मेरी हार है, क्योंकि मेरा कैंडिडेट पिताभी सीतारमैया हार गया है। नतीजा, यस, नतीजा बंटवारा। अब 13 मेंबर्स जो गांधी जी के सपोर्टर्स थे, वो 13 मेंबर्स रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। नतीजा क्या हुआ? अब गांधी जी को जो चाहने वाले लोग थे, जो कांग्रेस के मेंबर्स थे, वो और सुभाष चंद्र बोस जी, यस, सुभाष चंद्र बोस जी को काम करने का, फंक्शन करने का पूरा पावर नहीं मिल पा रहा था। देयर वॉज अ डेडलॉक, यस, दोनों के बीच में देयर वॉज अ डेडलॉक बिटवीन द बोस एंड द गांधी जी। दोनों की सोच में मैंने कहा अंतर है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ एक्शंस ले रहे हैं। नतीजा क्या होगा? बोस को लगा कि मैं अब इस कांग्रेस के को काम संभाल नहीं पाऊंगा, आई एम नॉट एबल टू फंक्शन। मैं प्रेसिडेंट तो बन गया हूं, पर प्रेसिडेंट का मैं काम नहीं पूरा कर पाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इसको रिजाइन दे दूं।
सो बोस रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस। तो बड़े, मैंने कहा ना, बड़े उसूलों वाले लोग हैं, है ना। आपको शायद पता हो कि दिल्ली चलो, यस, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आपने पता है आपको? चलिए, अभी तक, यस, अभी तक लेसन समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया तो लाइक प्रेस करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाओ और अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो। ये जानते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे बनाया गया। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया कांग्रेस से। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और बोस जी ने सारे लेफ्ट विंग के लोगों को, यस, सारे लेफ्ट विंग के लोगों को एक नई पार्टी के रूप में जो विद इन द कांग्रेस बनाई, उसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। यस, ये जो एक पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक, वो लेफ्ट विंग की सोच रखने वाले, अगेन वो लोग जो रेडिकल सोच रखते हैं, वो लोग जो सोशल चेंज पे बिलीव करते हैं, वो लोग हैं लेफ्ट विंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या था जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया? तो उसका सबसे पहला, सबसे इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था कि लिबरेशन ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स, पीजेंट्स, यूथ एंड अदर्स। भारत की आजादी सबसे पहला इसका लक्ष्य था। पर जब देश आजाद हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे? यस, आफ्टर इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री करेंगे, अर्थात एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को सोशल लाइंस पे, सोशलिस्ट बेसिस पे चेंज कर देंगे। सोशलिस्ट एक ऐसी सोच होती है जिसमें सारी सोसाइटी, यस, ओन करती है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को, कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है। एक ऐसा सिस्टम जहां पर सब बराबर होते हैं। यस, ऐसी सोच वाले, मैंने बताया था ना, सोशल ऑर्डर चेंज करने वाले लोग होते हैं लेफ्ट विंग के लोग। नेक्स्ट, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। और जो ब्रिटिश ने जमींदारी सिस्टम लगा रखा था जिसमें जमींदार लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, किसान को यस बहुत उत्पीड़न करते थे, परेशान करते थे, तो इस सिस्टम को वो क्या करना चाहते थे? यस, एबॉलिश कर देना चाहते थे आजादी के बाद। आइए आगे जानते हैं। नेताजी अरेस्ट हुए। यस, सुभाष चंद्र बोस जी को अरेस्ट भी किया गया और वो कैसे चुपचाप बचकर, वेश बदलकर भाग भी गए, आजाद भी हो गए। तो बोस वॉज अरेस्टेड इन 1940। यस, 1939 में उन्होंने बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1940 में सुभाष चंद्र बोस जी को अरेस्ट कर लिया गया डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स नाम के कानून के तहत। अब ही वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक और वह क्या करने लगे? भूख हड़ताल पे बैठ गए। गवर्नमेंट ने उन्हें देखा कि बहुत कमजोर हो गए हैं, इनको जेल से रिलीज कर दिया गया, बट ही वॉज केप्ट अंडर द हाउस अरेस्ट। कलकत्ता में एक घर में उनको क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया, जहां से वो एस्केप हो गए। और कहां चले गए? यस, उन्होंने वेश बदलकर पेशावर गए। पेशावर से, यस, पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है, और वहां से वो पहुंच गए, यस, वहां से वो पहुंच गए जर्मनी और रशिया। वहां पे वो इंडियंस जो अब्रॉड रहते थे, यस, इंडियन लिविंग अब्रॉड थे, उनके पक्ष में, उनके साथ भारतीयों को आजाद कराने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। मतलब वहां पे जाकर के भी शांति से नहीं बैठे, बल्कि इंडिया को कैसे लिबरेट कराएं, कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजाद कराएं, यस, इस पे वो विचार करते रहे। एसोसिएशंस और संस्थाएं बनाते रहे। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसी में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। रास बिहारी बोस, यस, ये एक इंडियन लीडर थे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, अर्थात वो लड़ करके, यस, हिंसा से क्या करना चाहते थे? अंग्रेजों से देश हासिल करना चाहते थे, और उन्होंने ही फॉर्म किया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ये कहां रह रहे थे? ही वॉज लिविंग इन सिंगापुर आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम इंडिया। भारत से बचकर वो सिंगापुर चले गए थे और वहां पे उन्होंने बनाई IIL। कैसे IIL? आइए थोड़ा सा और समझते हैं। इट वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ द इंडियंस अरेस्टेड बाय द जापान। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था 1939 में,
और जापान बहुत एग्रेसिवली यस हमारे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ रहा था और उन्होंने इंडियंस जो अलग अलग इलाकों में ये साउथ ईस्ट एशिया में रहते थे उनको कैप्चर कर लिया, उनको गुलाम बना लिया और ये इन इंडियंस ने सुभाष चंद्र बोस जी और रासबिहारी बोस जी के अंडर में जाकर यस अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का तय किया जो आगे जाकर के नाम पड़ गया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, है ना। क्या करने वाले थे ये लोग, क्या एसोसिएशन बनाने वाले थे ये जो कैद हो गए थे जापान द्वारा, ये लोग दे वांटेड टू लिबरेट इंडिया एंड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ओवरसीज इंडियंस। जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है, उनकी भी मदद करना है और भारत को आजाद कराना है। याद रखिएगा जापान इंग्लैंड का दुश्मन था वर्ल्ड वॉर 2 में, इसीलिए जापान ने उन इंडियंस को आजाद कर दिया यस ताकि वो अपनी एक एसोसिएशन बना सके और ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ सके। किसने सोचा यस कि गुलाम भारत में भी यस हम आजाद नहीं हैं और हमारी ही अपनी सेना तैयार भी हो गई है। जी हां, इस कल्पना को सोच करने के लिए सैल्यूट करने का मन करता है यस कैप्टन मोहन सिंह। आइए थोड़ा जानते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। तो द आइडिया ऑफ द आईएनए यस एक सेना बनाई जा सकती है भारतीयों की वॉज कंसीव्ड इन मलाया बाय यस मलाया में इसको सोचा कैप्टन मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह वॉज एन इंडियन ऑफिसर इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कैप्टन मोहन सिंह। आई द जापानीज यस जापान और ब्रिटेन के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 में भयंकर युद्ध हुआ। यस जापानीज ने साउथ ईस्ट एशिया के यस इंडियन प्रिजनर्स को कैप्चर कर लिया, इंडियन सिपाहीज को कैप्चर कर लिया और उसी जापानीज ने यस हेल्प किया, कैप्टन मोहन सिंह को हेल्प किया। कैसे? बाय हैंडिंग हिम ऑल द प्रिजनर ऑफ वॉर। युद्ध में पकड़े गए भारतीय बंदी सैनिकों को क्या कर दिया उन्होंने? उन सारे सैनिकों को दे दिया कैप्टन मोहन सिंह को। क्या करने के लिए दे दिया? यस ताकि वह एक अपनी भारतीय सेना का निर्माण कर सके और इससे अंग्रेजों से युद्ध करें और भारत को आजादी दिला दें। तो 42,000 प्रिजनर ऑफ वॉर ने ज्वाइन कर लिया इंडियन नेशनल आर्मी को। तो एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई। अब आगे क्या यहीं पर रुक जाएगी बात? नहीं, आगे होगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, नाम है टोक्यो कॉन्फ्रेंस। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। रासबिहारी बोस यस जो कि फाउंडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के, यस उन्होंने अरेंज किया एक कॉन्फ्रेंस जहां पे इंडियन ऑफिसर्स को एक टोक्यो में जो कि जापानीज हाई कमांड से मिलाने के लिए, यस इंडियन ऑफिसर्स को जापानीज हाई कमांड से मिलाने के लिए एक मीटिंग रखी और क्या डिसीजन लिया गया आइए इस मीटिंग को देखते हैं। याद रखिएगा यही डिसीजन आगे चल करके आईएनए को स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बनाने वाला है। तो पहला डिसीजन लिया गया कि एक्सपेंड करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को। यस और क्या करेंगे? एक इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए बनाई जाएगी किसके अंडर में? अंडर द आईआईएल इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंडर में इंडियन नेशनल आर्मी काम करेगी। और क्या होगा? एक अगला कॉन्फ्रेंस करना है हमें, यस बैंकॉक कॉन्फ्रेंस। याद रखिएगा ये दोनों कॉन्फ्रेंस भविष्य तय करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी का। तो बैंकॉक कॉन्फ्रेंस आइए जानते हैं। तो बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में भी एक रेजोल्यूशन, कुछ रेजोल्यूशंस पास हुए। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन जो था कि सुभाष चंद्र बोस जी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को, कि सुभाष चंद्र बोस जी को हेड बनवाया गया, उनको इनवाइट किया गया कि वो इस मूवमेंट को लीड करें। यस वो इस आंदोलन के लीडर बड़े, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। टू फॉर्म, और क्या करना है? टू फॉर्म काउंसिल ऑफ एक्शन। क्या बनाना है? एक काउंसिल बनानी है जो निर्णायक युद्ध के लिए, यस काउंसिल ऑफ एक्शन बनाया ताकि वो युद्ध के लिए, एक्शन के लिए कंट्रोल कर सके और गाइड कर सके इस मूवमेंट के लिए। और किसको हेड बनाया, किसको प्रेसिडेंट बनाया इस काउंसिल का? यस रासबिहारी
बोस। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं श्री रास बिहारी बोस जी को। ये बनाए गए इस काउंसिल के प्रेसिडेंट। और क्या निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया कि कैप्टन मोहन सिंह कमांडर इन चीफ बनाए जाएंगे इंडियन नेशनल आर्मी के। अगेन अ प्राउड मूवमेंट फॉर अस। तो इस तरीके से इंडियन नेशनल लीग ने इंडियन नेशनल आर्मी को यस एक बड़ा स्वरूप दे दिया। अब सिर्फ 42,000 सैनिक नहीं रहेंगे, उसके हेड होंगे यस कमांडर इन चीफ होंगे कैप्टन मोहन सिंह। और अब सिर्फ यहां तक नहीं होना है, अब सुभाष चंद्र बोस इस पूरे मूवमेंट को लीड करने वाले। आइए देखिए इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी, क्या किया? ही टुक चार्ज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड बिकेम इट्स सुप्रीम कमांडर। यस, सुप्रीम अर्थात सर्वोच्च कमांडर बन गए इस इंडियन नेशनल आर्मी का। और क्या किया? ही सेट अप द इंडियन नेशनल आर्मी हेडक्वार्टर्स। एक नहीं, 2 हेडक्वार्टर्स बनाए। एक बनाया यंगून में और दूसरा बनाया सिंगापुर में। 2 जगह बनाया। और क्या किया? एक वुमेन रेजिमेंट, यस बड़े गर्व की बात है, याद रखिएगा, एक वुमेन रेजिमेंट भी बनाई जिसका नाम रखा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, विच वॉज लेड बाय डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन जी को। यस, आगे बढ़ते हैं। मॉस्को। तो क्या मकसद रहा आईएनए बनाने का? क्या सिर्फ भारत को आजाद कराना, ब्रिटिश को हरा करके, यस ब्रिटिश आर्मी को हरा करके सिर्फ आजाद कराना ही लक्ष्य था? जी नहीं। आइए जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो आप जान ही गए हैं, टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रेवोल्यूशन एंड टू फाइट ब्रिटिश। यस, अंग्रेजों को लोहे के चने चबा देना। और क्या करना है? टू ऑर्गेनाइज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यस, बहुत बड़ा स्टेप है, इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में भी बताऊंगा कि एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनानी है, एक आजाद भारत की अपनी सरकार बनानी है। क्या करने के लिए? नाम रखेंगे उसका फ्री इंडिया। उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नाम रखेंगे आजाद भारत, जो कि इन सारे मूवमेंट को, इन सारे फोर्सेस को क्या करेगी? मोबिलाइज करेगी। धन का, पैसे का, लोगों का यस मोबिलाइजेशन अर्थात मूवमेंट करवाएगी। कौन? ये फ्री इंडिया, है ना। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड ऑब्जेक्टिव देखते हैं। टोटल मोबिलाइजेशन ऑफ द इंडियन मैन पावर एंड मनी फॉर टोटल वॉर। अर्थात सिर्फ युद्ध और युद्ध। किनसे? ब्रिटिश सेना से लोहा लेना है, अपने मैन पावर का, अपने मनी पावर का यस पूरा इस्तेमाल करते हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट है इनका मोटो। याद रखिएगा, संस्था का मोटो ही डिसाइड करता है कि वह संस्था क्या सोचती है, उसका विजन क्या है। तो मोटो ऑफ द आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी वाज यूनिटी, यस एकता, विश्वास और बलिदान। याद रखिएगा, किसी भी देश को महान बनाते हैं वहां के बलिदान करने वाले लोग। सो थैंक्स टू दीज नोबल पीपल जिन्होंने सेक्रीफाइस कर हमारे देश को आजाद बनाया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो? बस सब्सक्राइब बटन दबाओ, ऑल का बटन प्रेस करो, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और चैनल समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस करो, अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करो, उनको भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी आपकी तरह यस इजी नोट बना सके। अगर आप चाहते हैं इस नोट्स को यस कॉपी करना चाहते हैं तो आप टेंशन न लें, यस मैंने आपके लिए प्रोविजन बना रखा है। आप इस वीडियो के एंड में देखेंगे पॉज फॉर नोट्स लिखा मिलेगा। आपको बस क्या करना है, वहां पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपके पास नोट्स तैयार हैं। आइए जानते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया के बारे में। सुभाष चंद्र बोस सेट अप अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑन अक्टूबर 21, 1943। यस, कहां पे बनाई ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट? सिंगापुर में, है ना। आपको मालूम ही होगा कि इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया गया प्रिजनर्स ऑफ वॉर के द्वारा। वो सारे प्रिजनर्स जो भारतीय थे और विश्व के
अलग अलग देशों में कैद कर लिए गए थे और जापान ने इन सारे प्रिजनर्स को हैंड ओवर कर दिया कैप्टन मोहन सिंह को। और इस तरह से शुरुआत हुई इंडियन नेशनल आर्मी की। तो जो गवर्नमेंट बनाई जा रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसने डिक्लेयर किया वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन एंड यूएस। द मेजर टास्क, क्या टास्क दिया गया? द मेजर टास्क वाज टू लॉन्च एन अटैक ऑन द ब्रिटिश फोर्सेस एंड टू एस्टैब्लिश अ परमानेंट गवर्नमेंट। मेन मकसद था कि भारत की अपनी एक खुद की आजाद हिंद की आजाद भारत की अपनी खुद की सरकार बनानी। जापान ने भी क्या किया? जापान ने हैंड ओवर कर दिया द आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सुभाष चंद्र बोस जी ने इन दोनों आइलैंड का नेम चेंज कर रख दिया शहीद एंड स्वराज आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार का नाम ही गेव द कॉल। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था गिव मी ब्लड एंड आई शेल गिव यू फ्रीडम। दूसरा नारा क्या दिया था? दिल्ली चलो, है ना? क्या करना है दिल्ली चलकर? दिल्ली हमारे देश का सेंटर है, हमारे देश की राजधानी है, इसीलिए। और दूसरा जय हिंद। मैं भी कई बार आप देखेंगे मेरे वीडियोस में यूज करता हूं जय हिंद। अचीवमेंट्स ऑफ द आईएनए, क्या हासिल किया? क्या अचीवमेंट्स किया इंडियन नेशनल आर्मी ने और नेताजी ने? तो आईएनए ने कैप्चर कर दिया माओडॉक को। माओडॉक एक छोटा सा एक आउटपोस्ट है साउथ ईस्ट ऑफ चिटागोंग में एक छोटा सा किलानुमा प्लेस है, जो पहाड़ी प्लेस है, जिसको कब्जा कर लिया आईएनए ने। और क्या किया? क्लैंग को भी कैप्चर कर लिया। क्लैंग एक मिलिट्री आउटपोस्ट है, उसे भी कैप्चर कर लिया। और क्या किया? इट गेव अ टफ फाइट टू द ब्रिटिश फोर्सेस इन असम हिल्स। अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए हमारी इंडियन नेशनल आर्मी ने और कैप्चर कर दिया उखरल और कोहिमा को। ये दोनों माउंटेनियस इलाके हैं। कोहिमा तो आप जानते ही हैं, कैपिटल ऑफ नागालैंड। और क्या किया? पहली बार दे रेज्ड द ट्राई कलर फॉर द फर्स्ट टाइम। भारतीय तिरंगा झंडा पहली बार आजाद भारत की जमीन पर इन्होंने क्या किया? चढ़ा दिया। क्या रहा फेट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड नेताजी? क्या हमारे देश को इंडियन नेशनल आर्मी ने आजाद करा दिया? इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे सैनिक भारत के प्रिजनर्स हैं, भारतीय प्रिजनर्स हैं, और इनके पास जो आर्म्स हैं, अम्यूनिशंस हैं, इवन कपड़े जो हैं, सब मांगे हुए हैं। जर्मनी, इटली, जापान, इन सारे देशों ने क्या किया? मदद की थी। यहां तक कि खाने को भी इनके पास जो था वो भी सब विदेशी था। याद रखिएगा, ये सारी सेना देश के बाहर से बनाई गई है और देश को आजाद करने के लिए, भारत को आजाद करने के लिए बनाई गई है। तो जब जापान ने विड्रॉ कर लिया इंडो बर्मा बॉर्डर से, जब जापान चला गया हमारे देश की बॉर्डर से, तो क्यों चला गया था? ड्यू टू द वॉर विद द अमेरिका इन द पैसिफिक ओशन। अमेरिका के साथ उसका एक भीषण युद्ध चल रहा था, है ना? और रंगून को भी ब्रिटेन ने दोबारा कैप्चर कर लिया, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट था जापान की आर्मी से, जापान के वेपन्स के द्वारा, आम्यूनिशंस के द्वारा, वो खत्म हो चुका था। इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स डिसआर्म्ड हो गए थे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, और तब तक रेनी सीजन भी शुरू हो चुका था। जो वेपन्स भी थे वो आउटडेटेड थे, नतीजा वो काम नहीं कर रहे थे। हमारे इंडियन सोल्जर्स, आईएनए के सोल्जर्स क्या कर लिए गए? वर मेड प्रिजनर्स ऑफ वॉर। वो कैदी बना लिए गए, बंदी बना लिए गए। और क्या हुआ? जापान ने भी सरेंडर कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 में। आपको ध्यान होगा, आपको ध्यान होगा, जापान ने सरेंडर कर दिया था 2 सितंबर 1945 को। क्यों सरेंडर किया था वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने? आज का क्वेश्चन आपके लिए है। कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, व्हाट वाज द इंसिडेंट दैट मेड जापान टू सरेंडर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? आई विल बी वेटिंग एंड आई विल बी पर्सनली रिस्पॉन्डिंग टू ऑल योर रिप्लाईज। मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज रहा हूं, जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप सुपरस्टार्स फॉर द आईसीएसई क्लास 10th बना हुआ है, उसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं।
सिर्फ आप जाएं और उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ इससे, INA कि आगे बढ़ने की संभावना खत्म हो गई, क्योंकि जापान के सरेंडर से ही INA का फ्यूचर भी खत्म हो गया। नेताजी प्लेन, नेताजी के जो एरोप्लेन थे जिससे नेताजी टोक्यो चले गए थे, वो प्लेन क्रैश हो गया एंड ही डाइड इन 1945। हालांकि आज तक नेताजी की डेड बॉडी नहीं मिली और उनका मरना आज भी सस्पेंस रहा है। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द INA। INA का क्या असर पड़ा हमारे देशवासियों पे? इट इंस्पायर्ड द अपराइजिंग इन द आर्म्ड फोर्सेस। पूरे देश की सेनाओं में INA, हारिए याद रखिएगा, पर उसके द्वारा पैदा किया गया जुनून, उसके द्वारा पैदा किया जोश, वो खत्म नहीं हो रहा था, वो अब बढ़ता जा रहा था। अब देश की सेनाएं जो कि इंडिया की आर्म फोर्सेस थी वो भी बगावत कर रही हैं। और क्या होने लगा? द इंडियन नेवल रेटिंग, भारत की नेवी, जो कि उस समय ब्रिटिश के अंडर में थी, रिवोल्टेड इन 1946। एक बहुत बड़ी म्यूटिनी किया, उन्होंने बगावत किया, यहां तक कि ब्रिटिश राज्य हिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडियन नेवल रेटिंग का अटैक। और क्या हुआ? पीपल ने वेलकम किया, जो ऑफिसर्स कैद किए गए, जो ऑफिसर्स INA के कब्जा किए गए, उनमें शाहनवाज खान जी, गुरदयाल सिंह ढिल्लन एंड प्रेम सहगल। प्रेम सहगल की ही वाइफ डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, जो बाद में डॉक्टर लक्ष्मी सहगल थी, वो कैप्टन ऑफ द वुमेन फोर्सेस थी। ठीक है, अब आते हैं, जब इनको कैप्चर किया गया तो क्यों किया गया? ताकि इन पर मुकदमा चलाया जा सके, ट्रायल कर सके। कहां पर? रेड फोर्ट में। बट आप जानते हैं क्या हुआ? द ब्रिटिश हैड टू सेट देम फ्री। अंग्रेज इतने डर गए हमारे रिवोल्ट से, हमारे बगावत से, और लोगों के मासेस के प्रेशर के आगे अंग्रेजों को क्या करना पड़ा? इनको आजाद करना पड़ा। वैसे उनकी मंशा थी कि सारे पब्लिक के सामने इनको सजा देंगे, इंडियंस को डराएंगे, पर हुआ ठीक उल्टा। अर्थात अब अंग्रेज समझ गए थे कि भारतीयों को डराना, उनको दबाना, उनको गुलाम बनाए रखना अब उनके बस की बात नहीं है। और अब इंडियन फोर्सेस भी उनके काबू में नहीं है, क्योंकि इंडिया में इंडियंस के द्वारा ही आप देश चला रहे थे। भारतीय सैनिक ही आपको देश गुलाम बना कर रखे थे। अब भारतीय सैनिकों पे भरोसा नहीं कर सकते। द ब्रिटिश रियलाइज्ड, अंग्रेजों को समझ में आ गया दैट दे कुड नो लॉन्गर रिलाई ऑन इंडियन फोर्सेस टू रूल इंडिया। तो इस तरीके से INA ने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। क्या चीज का? आजादी का। अंग्रेज के दिलों में एक खौफ पैदा कर दिया कि भारतीय अब किसी भी हद तक जा सकते हैं, मर मिटने को, कटने को तैयार हैं, देश के लिए शहीद होने को तैयार हैं। तो जहां पर मौत का डर खत्म हो जाता है, वहां पर फिर उन लोगों को झुका पाना भी असंभव होता है। ऐसा ही हो गया हम भारतीयों के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एक बार फिर कहूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया डियर स्टूडेंट्स तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको इनविटेशन भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, जिसका नाम है सुपरस्टार्स। आप प्लीज जाएं और चाहें तो हाई लिख करके अपना नाम और अपना स्टेट लिखकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर जाएं। सो सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।